वंदे भारत में आज सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, सवाल के साथ कि असली शिवसेना कौन, और आज उस पर विधानसभा स्पीकर ने मोहर लगा दी। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और फैसला सुनाते हुए स्पीकर ने शिवसेना प्रमुख के अधिकार पर सवाल उठा दिया है। इधर वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज आगाज हुआ। 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में यूएई के राष्ट्रपति बतौर चीफ गेस्ट सम्मेलन में पहुंचे हैं। वाइब्रेंट गुजरात का पहला दिन सौगातों भरा नजर आया और देश के दिग्गज उद्योगपतियों ने गुजरात में निवेश के लिए अपना खजाना खोल कर रख दिया। रिलायंस से लेकर अदानी तक और टाटा सन से लेकर मारुति सुजुकी तक शामिल रहे और यही वजह है कि इस सम्मेलन को गेटवे ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। इसके साथ ही अगली खबर होगी हाईली एजुकेटेड स्टार्टअप की संस्थापक और सीईओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत रखने वाली, शान और शौकत की जिंदगी जीने वाली, जो अब पुलिस के शिकंजे में है और वजह है महज 4 साल के अपने बेटे की हत्या। एंटरप्रेन्योर, सूचना आखिर क्यों मासूम बेटे की हत्या उनकी तरफ से कर दी गई। बेंगलुरु से गोवा, फिर गोवा से बेंगलुरु तक 3 दिन तक वो क्या करती रही। गोवा में मर्डर की पूरी इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत बढ़ते हुए वंदे भारत में करते हैं सबसे पहली और अहम खबर के साथ जो फैसला आया। 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर इस फैसले में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट को बड़ा झटका दे दिया और स्पीकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दे दिया है और इसके साथ ही स्पीकर ने शिवसेना प्रमुख के अधिकार पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने फैसले के लिए शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को तरजीह दी और उन्होंने ये कहा कि 2018 की लीडरशिप स्ट्रक्चर मान्य नहीं है। शिवसेना की 1999 के संविधान के मुताबिक असली शिवसेना का फैसला किया गया और इसके हिसाब से पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही सर्वोपरि है। शिवसेना प्रमुख को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ही पावर मिलती है और उद्धव का नेतृत्व पार्टी के संविधान के मुताबिक नहीं है। ये बड़ा फैसला भी आया है। इसी खबर पर तफसील से एक डिटेल को आप समझिए, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, करीब 1 घंटे तक फैसला सुनाया, हर मुद्दे पर हर एक पॉइंट को टच करते हुए क्लैरिटी रखी और उसका आधार भी सबके सामने रखा। आपको यह भी बता देते हैं कि स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से क्या क्या कहा गया, जिससे फैसला असल में ये है। 21 जून 2022 को हुई शिवसेना की बैठक की अटेंडेंस शीट में कमियां हैं और उसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के विधायक के पार्टी व्हिप जारी करने के अधिकार को ही खारिज कर दिया, यानी कि सुनील प्रभु द्वारा जारी व्हिप को न मानने पर शिंदे गुट के एमएलए की सदस्यता खत्म नहीं की जा सकती है, ये कहा गया। जब उद्धव गुट के 2 विधायक गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों से मिले थे, ऐसे में ये कहना कि विधायक संपर्क में नहीं है गलत बात है। शिंदे गुट के विधायकों के व्यवहार को डिस्क्वालिफिकेशन का आधार मानने से इनकार कर दिया गया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भरत शेठ गोगावले के चीफ व्हिप की नियुक्ति को स्पीकर ने सही माना और ऐसे में भरत शेठ द्वारा किए गए फैसलों को भी स्पीकर ने सही माना है। उद्धव गुट ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने का कोई सबूत पेश नहीं किया और इसी के आधार पर स्पीकर की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। स्पीकर के फैसले पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम खटखटाएंगे। साथ ही ये भी कह दिया कि ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखी गई है। इस वक्त आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी, क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे। तो 16 विधायक अयोग्य है ये कह दिया गया है और एकनाथ शिंदे को एज मिलती हुई नजर आई है, लेकिन इसके साथ सवाल ये बड़ा कि अब उद्धव ठाकरे करेंगे क्या। उद्धव ठाकरे के पास अब सिर्फ एकमात्र रास्ता है और वो है देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने का, जो आपने संजय राउत को भी सुना है और वहीं से उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद नजर आती है। दरअसल उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के फैसले को चुनौती दे सकते हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत में अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आया तो क्या होगा, शिंदे सरकार गिर जाएगी
और यही उद्धव का आखिरी रास्ता है। लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है? जाहिर है कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उद्धव जीते तो शिंदे सरकार गिर जाएगी, जैसा कि मैंने जिक्र किया। शिवसेना में बगावत की शुरुआत लेकिन जून 2022 में हुई थी। वो तारीख, वो दिन आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद 1.5 साल में क्या क्या हुआ, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी, क्या बयान सामने आए, उसकी डिटेल्स भी आप समझिए, क्योंकि शिवसेना संकट की पूरी टाइमलाइन आपके सामने रख देते हैं। 20 जून 2022 में शिवसेना में बगावत की शुरुआत होती है और शिवसेना के 15 विधायक पहले सूरत और उसके बाद असम चले जाते हैं। शिवसेना के 15 बागी विधायकों के साथ 10 निर्दलीय विधायक भी असम चले गए। 23 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 35 विधायकों के समर्थन की बात कही है। 25 जून 2022 को तत्कालीन डेप्यूटी स्पीकर ने शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा है और नोटिस जारी करने के बाद बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। इस पर सुनवाई करते हुए 26 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना केंद्र डेप्यूटी स्पीकर को नोटिस भेजा और फिर 28 जून 2022 को तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कह दिया। बात फ्लोर टेस्ट तक पहुंची। 29 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। 3 जुलाई 2022 को विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी। 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना। 23 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया। 30 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक फैसला सुनाने के लिए कह दिया और फिर फैसले की घड़ी आई, यानी कि 10 जनवरी 2024 विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ने की है कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस नेतृत्व के रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश के पत्र को ट्वीट किया है। भगवान राम को बताया आराध्य देव, प्राण प्रतिष्ठा को बताया आस्था और विश्वास का विषय। लिखा कि पार्टी को ऐसे राजनीतिक निर्णय से दूर रहना चाहिए। वाइब्रेंट गुजरात, जिसे गेटवे ऑफ द फ्यूचर कहा जाता रहा है, और इस सम्मेलन में देश के दिग्गज कारोबारी समेत कई देशों के डेलीगेट्स मौजूद हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हासिल की गई आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अगले 25 साल में भारत को विकसित देश बनाने का टारगेट रखा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि भारत को उसकी आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक डेवलप्ड नेशन बनाया जाए। वाइब्रेंट गुजरात, गेटवे ऑफ द फ्यूचर। ग्लोबल लीडर के साथ विकास की बात, दुनिया साथ। पीएम मोदी का सपना साकार, निवेश भारत के द्वार। गुजरात बदल गया है। गुजरात देश में मॉडल राज्य बन गया है। गुजरात को मॉडल राज्य बनाने में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का अहम योगदान है, क्योंकि इस सम्मेलन में दुनिया के दिग्गज शिरकत करते हैं। एक बार फिर से इसमें दुनिया के दिग्गज शामिल हुए, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति के साथ 4 देशों की राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। वाइब्रेंट गुजरात के 10वें एडिशन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जब भारत
अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। इस बार का वाइब्रेंट गुजरात समिट खास है क्योंकि इसमें यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान बतौर चीफ गेस्ट मौजूद है। मोहम्मद बिन जायद का भारत आना काफी अहम है। सम्मेलन में दुनिया के दिग्गज उद्योगपति भी मौजूद रहे। रिलायंस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी चेयरमैन लक्ष्मी निवास मित्तल, सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशिजो सुजुकी सम्मेलन में शामिल हुए। इन उद्योगपतियों ने गुजरात में निवेश की बात कही। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में हो रहा है और इसमें उद्योगपतियों के साथ साथ 130 से ज्यादा देशों के राजनयिक भी शामिल हुए। वाइब्रेंट गुजरात का पहला आयोजन 28 सितंबर 2003 को हुआ था और इसके बाद से लगातार सम्मेलन हो रहा है। गुजरात में निवेश करने का ये अहम सम्मेलन है। निवेश होने से गुजरात का तेजी से विकास हो रहा है। 2003 के बाद वाइब्रेंट गुजरात ने राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान राज्य की जीडीपी सालाना 15% की रफ्तार से बढ़ी। गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज आलम यह है कि गुजरात मॉडल की चर्चा देश हित दुनिया में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वाइब्रेंट गुजरात समिट में देश के दिग्गज उद्योगपति शामिल रहे और इस दौरान उद्योगपतियों ने अपना खजाना खोल कर रख दिया। आपको ये भी बता देते हैं कि कौन से बिजनेसमैन ने इसको लेकर क्या कहा, किस तरीके से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखे। दरअसल वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में मुकेश अंबानी ने बताया कि रिलायंस हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी को स्थापित करेगा। गौतम अडानी ने कहा कि अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही एन चंद्रशेखरन ने कहा कि गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब के लिए पूरी बातचीत होने वाली है और इसका ऑपरेशन 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ने कहा आत्मनिर्भरता में स्टील की अहम भूमिका है और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि 2047 का सपना पूरा करने के लिए तैयार है। सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशिजो सुजुकी ने कहा है कि गुजरात में 38,200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसी तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरफ से खजाना खोल दिया गया। ये बताया गया कि कैसे वो गुजरात में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और आइए अगली खबर का रुख करेंगे। बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो इस वक्त लंदन दौरे पर हैं और अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने मध्य लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी स्मारक का दौरा करके की। राजनाथ सिंह के इस दौरे को काफी अहम भी माना जा रहा है क्योंकि 22 साल बाद कोई इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह को लंदन में विशेष गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका वेलकम किया गया। ब्रिटिश सेना की नंबर 7 कंपनी, कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स और आयरिश गार्ड्स बैंड ने विशेष ऑनर दिया। भारतीय रक्षा मंत्री के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर हिंदी में सुनाया गया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान लंदन स्थित बैब्स स्वामी नारायण मंदिर में पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना की और ब्रिटेन दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष ग्रैंड शॉप से भी मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय मीटिंग हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। इस दौरान ग्रैंड शॉप्स ने इस बात पर जोर दिया कि यूके और भारत के बीच संबंध लेन देन का नहीं बल्कि दोनों देश कई समानताओं और साझा लक्ष्यों के साथ नेचुरल पार्टनर्स हैं, नेचुरल अलाइज हैं। दोनों ही रक्षा मंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते हुए रणनीतिक सहयोग की सराहना भी की है।
दोनों ही देशों के बीच दो अहम समझौते हुए हैं, जिसमें द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट विनिमय कार्यक्रम के संचालन पर समझौता हुआ है और डीआरडीओ और यूके के रक्षा विज्ञान और इसके साथ ही प्रयोगशाला अनुसंधान में भी समझौता हुआ है। ये दो बड़े समझौते राजनाथ सिंह के इस दौरे के दौरान देखने को मिले।